मैं हर्षमती सिंकू, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, JN कॉलेज धुरवा, रांची। आज मैं सेमेस्टर 2 के कोर पाठ्यक्रम 4 में शामिल छायावाद शीर्षक पर बात करना चाहती हूँ। छायावाद इतिवृत्तात्मक रचनाओं के प्रति विद्रोहात्मक प्रयास है। छाया का कोई रूप नहीं होता, उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता और वह स्पष्ट भी नहीं होती है। इसी प्रकार छायावाद भी कवि के अंतरतम के गूढ़ भावों की अभिव्यक्ति की विलक्षण एवं नूतन शैली है, जिसमें भावों की अभिव्यक्ति अस्पष्ट रहती है। इस शैली की मूल धारणा प्रकृति में मानव जीवन का प्रतिबिंब देखना है, जड़ में चेतन जीवन का रूप देखना अथवा जड़ में चेतन जीवन का आरोपण करना ही छायावाद है। इसमें प्रकृति जीवन का प्रतीक बन जाती है अथवा कल कल निनादनी सरिता में, विहंसते सुमनंग में, गुंजारते भावरंग में तथा इसी प्रकार के अन्य प्राकृतिक उपादानों में जब कवि को अपनी क्रियाओं एवं स्वरूप का आभास होता है, तब उस अस्पष्ट निज छाया के आभास से कवि के मानस में छायावाद की भावानुभूति सजग हो उठती है। छायावाद का प्रारंभ सन 1920 के आसपास से माना जा सकता है, जब पाठक और कवि द्विवेदी युग की सैद्धांतिक एवं सूक्ष्म रचनाओं की शुष्कता से थक कर मधुर कविता की अपेक्षा कर रहा था। यद्यपि छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है और यह उचित भी है, परंतु कुछ आलोचक गुप्त जी को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। इस धारणा ने छायावाद के प्रवर्तक को विवादास्पद बना दिया है। साथ ही विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाओं और विचारों के कारण छायावाद के प्रादुर्भाव की परिस्थितियों एवं कारणों को स्वयं छायावाद की भांति अस्पष्ट एवं अज्ञात सा ही बना दिया है। इसका प्रादुर्भाव तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के कारण हुआ था। इस नूतन काव्य शैली की प्रवृत्तियों की उत्पत्ति में साम्राज्यवादी व्यवस्था से प्रसूत असंतोष, विद्रोह, दमन आदि ने भी सहयोग दिया। राजनीतिक परिस्थितियां जब कवि की अतृप्त वासनाओं, खंडित स्वप्न, असफल प्रेम से उत्पन्न वेदनाओं और अस्पष्ट आकांक्षाओं के साथ मिलकर कवि हृदय में भावानुभूति जागृत करने में सफल हुई और भावानुभूति की अभिव्यक्ति कवि की अंतर्मुखी भावनाओं ने कर दी, तब छायावाद का जन्म हुआ। यही कारण है कि डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद के प्रादुर्भाव के कारणों के विषय में उद्घोषणा की है। जिन परिस्थितियों ने हमारी कर्म वृत्ति को अहिंसा की ओर प्रेरित किया है, उन्हीं ने भाव वृत्ति को छायावाद की ओर, नैतिकता और सामाजिकता के मानदंडों के पुजारियों ने इसे प्रारंभ में अपनी भावनाओं के ऊपर सूक्ष्मवादियों का सीधा आक्रमण स्वीकार किया और इसे विचारहीन, अनर्गल, प्रलाप, अस्पष्ट, भावहीन साहित्य के नाम से अलंकृत किया और इसकी अस्पष्टता के कारण व्यंग्य स्वरूप इसको छायावाद के नाम से पुकारा। कभी कभी व्यंग्य भी विकास का कारण बन जाता है। ऐसा ही छायावाद के साथ भी हुआ। व्यंग्य ने वास्तविकता प्राप्त की और छायावाद हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने में सफल हुआ। यदि छायावाद के प्रमुख कवियों जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला और महादेवी वर्मा की छायावाद की व्याख्या का तथा हिंदी के मूर्धन्य आलोचकों द्वारा प्रस्तुत की गई छायावाद की व्याख्या का सम्यक विवेचन और सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो छायावाद की कलात्मक एवं भावात्मक प्रवृत्तियों का सहज ही अवलोकन हो जाता है। प्रवृत्तियों की विवेचना करने से पूर्व कुछ आलोचकों द्वारा दी गई परिभाषाओं को यहाँ पर हम देखेंगे। जैनेन्द्र कुमार का मानना है, छायावाद में अभाव को अनुभूति से अधिक कल्पना से भरा पाया। नंद दुलारे वाजपेयी जी का मानना है, नई छायावादी काव्यधारा का भी एक आध्यात्मिक पक्ष है, परंतु उसकी मुख्य प्रेरणा धार्मिक न होकर मानवीय और सांस्कृतिक है। उसे हम 20वीं शताब्दी के वैज्ञानिक और भौतिक प्रकृति की प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं। डॉक्टर देवराज के अनुसार छायावाद पौराणिक धार्मिक चेतना के विरुद्ध आधुनिक लौकिक चेतना का विद्रोह है। इसी प्रकार डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार युग की उद्भुत चेतना में बाह्य अभिव्यक्ति से निराश होकर आत्मबद्ध अंतर्मुखी साधना आरंभ की, वह काव्य में छायावाद के नाम से अभिव्यक्ति हुई है।
इन सभी परिभाषाओं के आधार पर छायावाद में इन गुणों के समावेश को देखा जा सकता है। छायावादी साहित्य में सूक्ष्म भाव अभिव्यक्ति की प्रचुरता है और स्थूल की पूर्णता बहिष्कार। छायावादी कविता में कवि के प्रेम, विरह और करुणा की अभिव्यक्ति हुई है। कवि कल्पना और सौंदर्य का परम उपासक है। वह कल्पना के पंखों पर उड़कर किसी अलौकिक संसार में पहुंचने की अपेक्षा करता है। छायावादी काव्य जड़ प्राकृतिक उपादानों में चेतन प्राण की प्रतिष्ठापना करता है। कवि प्रकृति के प्रति विशेष रूप से जागरूक दिखाई पड़ता है। संपूर्ण साहित्य कवि की आत्म अभिव्यक्ति है। विश्व के सूक्ष्म चित्रों की कवि ने अपनी भावनाओं के रंगों से अनुप्राणित कर सजीव बना दिया है। मधुर गीत शैली ही छायावाद में प्रयुक्त की गई है। लाक्षणिक प्रयोगों, अन्योक्ति, प्रतीक एवं वक्रोक्ति के साथ छायावादी कवि अपनी कविता को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। वेदना, निराशा और अपने हृदय की घनीभूत पीड़ा को कवि ने प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान की है। पुरातन छंद के बंधनों से मुक्त होकर छायावाद का कवि नए नए छंदों का प्रचलन काव्य में करते हैं। इन सभी विशेषताओं की विवेचना छायावादी साहित्य के आधार पर इस प्रकार की जा सकती है। जड़ प्रकृति में प्राणवान क्रियाएं। छायावादी काव्य में सर्वत्र ही प्रकृति मानवीय क्रियाएं करती प्रतीत होती हैं। कहीं कवि रात्रि रूपी नायिका से अंचल संभालने के लिए कहता है, तो कहीं उसे उषा नागरी पनघट अंबर पनघट में तारा नागरी डुबोती हुई प्रतीत होती हैं। कहीं कवि का बादल विकट एवं भयंकर रूप प्रकट करता है, तो कहीं चित्रशलभ सी पंख उड़ने को चित्रित घाटी दिखाई देती है। सरिता के कलकल निनाद में कवि अपने अंतरतम की संगीत लहरी को सुनता है और प्राकृतिक उपादानों में अपने अंतरतम की समस्त सुख, दुख, आशा, निराशा, रुद्रन, हरास और चांचल्य एवं गांधीर्य आदि की भावनाओं की प्रतिच्छाया का अवलोकन करता है। भाषा की लाक्षणिकता। कवि अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति लाक्षणिक प्रतीकों द्वारा करते हैं और उन्हीं लाक्षणिक शब्दों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति कर अपने संतप्त हृदय को सांत्वना प्रदान करते हैं। मानवीकरण। छायावादी कवियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि वह जड़ में मानवीय प्राणों की स्थापना करती है। उसके लिए पलकों पर स्वप्न अजान विचरण करते हैं और वसंत रजनी कुसुमों में अपनी पेड़ी गूंथ कर आकाश से उतरती है। प्रेम, विरह और वेदना। इन कवियों की एक विशेषता प्रेम, विरह, वेदना और करुणा की अभिव्यक्ति करना है। इनका प्रेम रीतिकालीन कवियों की भांति वासनात्मक नहीं है, अपितु उसमें प्रेम का शुद्ध रूप है। वेदना तो इसके काव्य की मूल प्रेरणा ही प्रतीत होती है। कवि कविता की उच्चता के विषय में आंग्ल कवि शैली की भांति कहता है, वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। नारी उपासना। छायावादी कवियों के लिए नारी माँ, सहचरी, प्राणा आदि विभिन्न रूपों में प्रस्तुत हुई हैं और उन्होंने उसे प्रत्येक रूप में ग्रहण किया है। इस युग के कवियों के लिए नारी केवल भोग्य नहीं है और न ही वह पुरुष की दासी। फलतः कवि को नारी की मुक्ति के लिए समाज सेवकों को आह्वान करना पड़ता है। कवि को नारी का स्वरूप इतना प्रिय है कि वह स्वयं भी उसी रूप में अपने को रखना श्रेयस्कर समझता है। साथ ही वह नारी को सामाजिक बंधनों से मुक्त देखने का अभिलाषी है। नवीन छंद विधान। छायावादी कवि शास्त्रीय छंद विधान में बंधन नहीं चाहता है। उसे तो उन्मुक्त मार्ग पर चलने में ही अपने कवि जीवन की श्रेष्ठता को आभास मिलता है। इसी कारण वह कविता कामिनी से प्रार्थना करता है, परामर्श देता है और उससे कहता है, प्रिय छोड़ कर बंधन में छंदों की छोटी राह, गज गामिनी वह प्रण तेरा संकीर्ण कंटका कीर्ण। और प्रियतमा कविता अपने प्रेमी की पुकार सुनती है और वह बंधन में छंदों
की छोटी राह को छोड़कर उन्मुक्त मार्ग पर अपने चरण बढ़ा देती है, जिसे देखकर कवि प्रसन्नता से चिल्ला उठते हैं, कट गए छंद के बंधन। छायावाद, कीट्स, शैले, वर्ड्सवर्थ, ब्लैक आदि आंग्ल कवियों की भावनाओं और कला विधानों को लेकर बंगला के माध्यम से हिंदी साहित्य में प्रकट हुआ, जिसने अपनी समस्याओं, परिस्थितियों और वातावरण के अनुसार अपना अपना स्वरूप बना लिया। हिंदी छायावादी काव्यधारा के देदीप्यमान नक्षत्र प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी हैं, परंतु इस विधा को अधिक प्रकाश प्रदान करने में बच्चन, गुप्त, नरेंद्र शर्मा, अंचल भगवती, शरण वर्मा, डॉक्टर राजकुमार वर्मा तथा माखनलाल चतुर्वेदी आदि ने भी अपना सहयोग दिया। प्रारंभ में इसकी उपेक्षा की गई, इसे अल्हड़ युवकों की अनर्गल बकवास कहा गया, परंतु धीरे धीरे इस काव्य ने अपनी कलाशिल्प का इतना विकास किया कि पुरातन शास्त्रीय मानदंडों के कट्टर समर्थक आचार्य शुक्ल को भी स्वीकार करना पड़ा। छायावाद की शाखा के भीतर धीरे धीरे काव्य शैली का अच्छा विकास हुआ, इसमें संदेह नहीं। धन्यवाद।